जय हिंद साथियों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ने से पहले शुरुआत करना चाहेंगे एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि वो क्या है साथियों। आइए देखते हैं कि अपने सपनों का पीछा दिन रात करते हैं, कि अपने सपनों का पीछा दिन रात करते हैं और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करते हैं। साथियों हमने भी शुरुआत कर लिया है और आपको भी शुरुआत करने की आवश्यकता है। सुबह होते ही पहले आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखिए और अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि भैया हमको करना क्या है। इस टारगेट पर भी एक हमने मतलब कोटेशन लिखा हुआ है कि सुबह हो गई यारो, सुबह हो गई यारो, अपने कीमती वक्त को संभालो और आज आपको क्या क्या करना है उसकी अभी से एक लिस्ट बना लो। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम करंट अफेयर्स टुडे। साथियों इसका नाम हमने करंट अफेयर्स वाला रखा था, लेकिन करंट अफेयर्स टुडे करना ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, हम आपको रोज़ाना मुलाकात करेंगे सुबह में 5 बजे लाइव या शेड्यूल फॉर्म में। ठीक है साथियों, आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों हाल ही में कब राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस मनाया गया? यहाँ पर पुत्र हो गया है, तो हाल ही में कब राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस मनाया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 अगस्त को। तो साथियों 11 अगस्त को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस मनाया गया। साथियों आइए देखते हैं कि इस अगस्त महीने में अभी तक कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। तो साथियों 1 अगस्त को मनाया गया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 3 अगस्त को मनाया गया था भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाया गया था अगस्त क्रांति दिवस, और 9 अगस्त को मनाया गया था नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया था जैव ईंधन दिवस, और 11 अगस्त यानी कि कल मनाया गया था राष्ट्रीय पुत्र एवं पुत्री दिवस। तो साथियों अभी तक अगस्त महीने में इतने सारे दिवस मनाए जा चुके हैं, और आज जिस दिन मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ यानी 12 तारीख को, आज है 12 अगस्त। तो साथियों 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। दोनों में अंतर समझेंगे हम कल। ठीक है साथियों, कल वाले वीडियो मिलेगा वो। ठीक, आइए आज के दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया है? किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू अमरावती स्टेशन का। यानी न्यू अमरावती स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया है किस रूप में किया गया है? पिंक स्टेशन के रूप में किया गया है साथियों। ठीक है जी हाँ, आइए बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो साथियों यह जो पिंक स्टेशन है यानी न्यू अमरावती स्टेशन है, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीज़न के पहले ही पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है, और यह मध्य रेलवे का तीसरा ऐसा स्टेशन है जिसका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। यानी यह मध्य रेलवे का तीसरा ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसका प्रबंधन, यानी कि जहां पर केवल कर्मचारी के रूप में कौन रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। ठीक है साथियों जी हाँ, आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न कह रहा है साथियों कि अगस्त यानी हाल ही में अगस्त 2023 में किसने अन्ना लिंड पुरस्कार जीता है? किसने अन्ना लिंड पुरस्कार जीता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वेतलाना तिखनोवस्का। किसने? स्वेतलाना तिखनोवस्का। ठीक है, यानी स्वेतलाना तिखनोवस्का ने अन्ना लिंड पुरस्कार जीता है। तो साथियों ये अन्ना लिंड पुरस्कार क्या होता है? शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो या फिर इसके पहले भी सुने हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो आइए जानते हैं। दोस्तों यह जो अन्ना लिंड पुरस्कार है यह स्वेतलाना तिखनोवस्का ने जीता है हाल ही में।
इस पुरस्कार के तहत 1000 करोड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? सॉरी, 1 लाख। इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? 1 लाख करोड़ दिया जाता है। 1 लाख करोड़ जो होता है अमेरिकी डॉलर में अगर देखा जाए तो 9400 अमेरिकी डॉलर होता है। और अभी के समय में अगर रुपए में आप तब्दील करना चाहेंगे तो $1 बराबर लगभग 80 रुपये होता है। तो 9400 में 80 का गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि कितना पैसा हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो अन्ना लिंड की भावना में काम करते हैं तथा विरोध, पूर्वाग्रह, दमन और अन्याय के खिलाफ साहस दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अन्ना लिंड है ये थे कौन? तो ये स्वीडन के विदेश मंत्री थे दोस्तों। कौन थे? स्वीडन के विदेश मंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और यह जो पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए बनाया गया है अन्ना लिंड स्मारक कोष। अन्ना लिंड स्मारक कोष के माध्यम से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में समझ में आया? ओके, आइए बात करते हैं आगे स्वीडन के बारे में। चूँकि स्वीडन की चर्चा हुई तो स्वीडन के बारे में जान लेना ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो जो स्वीडन है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना, यानी कि वही क्रोनर। और स्वीडन की जो भाषा है दोस्तों क्या है? स्वीडिश है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो स्वीडन है यह किस महाद्वीप में है, जो स्वीडन है किस महाद्वीप में है, तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है ना, यहाँ पे है नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन और यहाँ पे है फिनलैंड। ठीक है साथियों, जी हाँ, देखिए यहाँ पर हमने पूरा जो वर्ल्ड का मैप है यहाँ पे समझाया भी गया है, पूरे वर्ल्ड के मैप में बना करके। ठीक है ना, जी हाँ। आइए बात करते हैं आगे चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न कहता है साथियों कि कौन सी राज्य सरकार ने खेल महारण आयोजन कर रही है, यानी कौन सा राज्य सरकार है जो खेल महारण का आयोजन कर रहा है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। यानी असम सरकार ने खेल महारण, यानी असम सरकार जो है वह खेल महारण का आयोजन करने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि खेल महारण होता क्या है साथियों। तो असम सरकार खेल महारण का आयोजन कर रही है। इस आयोजन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, है ना, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना है। किसका उद्देश्य है दोस्तों? ये है खेल महारण का। और खेल महारण का आयोजन कौन सरकार करने जा रही है? असम सरकार ने। किस राज्य में शुरू होने जा रहा है साथियों? असम में। ठीक है, जी हाँ। इसी के साथ असम के कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में। जैसे कि यहाँ पे है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है साथियों। ध्यान दीजिएगा, माजुली द्वीप न सिर्फ भारत की ही बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी कि नदी के अंदर पाया जाने वाला द्वीप। ठीक है, जी हाँ। और हाँ, असम में एक मंदिर है कामाख्या का मंदिर, जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया प्रश्नों एक दिवसीय परीक्षाओं में कि कामाख्या का मंदिर कहाँ है, तो यह है असम में है साथियों। आइए असम के बारे में और सारी जानकारियों को देखते हैं। तो साथियों असम, ये जो आप भारत का मैप देख रहे होंगे, भारत के मैप में ये वाला जो लाल वाला क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है असम। यानी कि असम जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा है, यानी 7 सिस्टर का, यानी 7 बहनों का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें असम की राजधानी की, तो राजधानी है दिसपुर। असम की भाषा की, तो यहाँ भाषा बोली जाती है असमिया। असम में कितने ज़िले हैं? तो असम में 35 ज़िले हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126 है। असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जगदीश मुखी हैं। और बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री असम के वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया असम के बारे में जिक्र, यानी कि असम के बारे में जानकारी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। और 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि किस व्यक्ति ने अगस्त 2023 में रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? यानी किस व्यक्ति ने अगस्त 2023 में RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष रोडवाल ने। किसने? सुभाष रोडवाल ने रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों
सुभाष रुनवाल को पहले और रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो रिक्स है, यह रिक्स एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर में या जो देश भर के या विश्व भर के पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों किसका? पेशेवरों का। ठीक है जी हाँ साथियों, आइए बात करते हैं छठे प्रश्न की। आज का हमारा छठा प्रश्न साथियों कि अमृत भारत स्टेशन, क्या अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। साथियों जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोग जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जी हाँ, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर है 508। कितने स्टेशन का? 508। आइए अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में जानते हैं। तो साथियों यह जो रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके तहत देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इन 508 स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि विश्व स्तर पर इसको क्या किया जाएगा दोस्तों? विकसित किया जाएगा और बेहतरीन बनाया जाएगा। और इस योजना के लिए यानी अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए कुल कितनी लागत लगेगी? कुल 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी दोस्तों। ठीक है, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए पारित किया गया, पास किया गया है। अगर हम बात करें कि जो 508 स्टेशन कहाँ से रहेंगे, तो साथियों इसमें राजस्थान और यूपी से मिला करके कुल 110 हो जाएंगे, यानी 55 स्टेशन यूपी के और 55 राजस्थान के रहेंगे। बिहार के 49 स्टेशन को शामिल किया गया है, महाराष्ट्र के 44 स्टेशन को, मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन को, उड़ीसा के 25 स्टेशन को, पंजाब के भी 25 स्टेशन को, गुजरात और तेलंगाना के 21 स्टेशन को और झारखंड के 20 स्टेशन को शामिल किया गया है। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है साथियों, जी हाँ। अच्छा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में ज़रूर डिस्क्राइब करिएगा, इससे मुझे ताकत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आपका कमेंट देखकर, तो कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। ठीक है जी हाँ। और हाँ, अंतिम में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो देखते रहें, प्रश्नों को समझते रहें। आज का 7वां प्रश्न है साथियों कि हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर तो सही है क्या? तिलक वर्मा। यानी तिलक वर्मा ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो दूसरे सबसे युवा हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाया हो। अगर यहीं पर यदि हम आपसे बात करें कि पहला वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया हो, तो साथियों वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे हिटमैन रोहित शर्मा है। ठीक है, तो भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20 क्रिकेट इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और सबसे कम उम्र में अर्धशतक जुड़ने वाले या फिर जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है साथियों। ठीक है जी हाँ, ये है तिलक वर्मा जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया, यानी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि यह सबसे युवा हैं दूसरे नंबर के भारत के जिन्होंने अर्धशतक जड़ा हुआ है। बात करेंगे हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को, अब कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को, यानी जो व्यक्ति है वह भारत का है लेकिन रह कहाँ रहा है? अमेरिका में रह रहा है। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वैभव तनेजा। यानी वैभव तनेजा को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, आइए आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ और जानकारी हो, और वैभव तनेजा का भी यहाँ मैंने चित्र लगाया, अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति वैभव तनेजा को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब यदि बात करें कि वैभव तनेजा किसका स्थान लेंगे, तो वैभव तनेजा जयखरी किरचोर्न का स्थान लेंगे। यहाँ पर किरचो लिखे हैं लेकिन किरचोर्न रहेगा, ठीक है। तो वैभव तनेजा जयखरी किरचोर्न का स्थान लेंगे, ठीक है साथियों। आइए देख लेते हैं कि जो वैभव तनेजा है वो कौन है। तो साथियों ये है आपकी स्क्रीन पर वैभव तनेजा, ठीक है। जी हाँ साथियों, आइए आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। कुल 10 प्रश्न रहता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं को शामिल करता हूँ, है ना। तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। यानी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया साथियों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी द्रौपदी मुर्मू। यानी द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली यानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। सॉरी साथियों, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है एक चीज़, है ना। ये जो टेस्ला वाला था, टेस्ला के बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी। हमने अभी यहाँ पे आपको प्रश्न करवाया था कि किसने मतलब किसको टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमने बताया वैभव तनेजा को। टेस्ला के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर थी, इसके बारे में पहले समझ लेते फिर उस प्रश्न पर आते हैं। तो टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। इसका स्वामित्व यानी कि इसका मालिक कौन है, इलोन मस्क है, आप लोग जानते ही दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023, देखिए यहाँ 30 हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझिएगा, ठीक है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, ठीक है। यह जो आयोजन हुआ था पुस्तकालय को लेकर के, यह आयोजन पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है साथियों। तो ये है आपकी स्क्रीन पर हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है साथियों। जी हाँ, आइए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी 10वें प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो 10वां प्रश्न है साथियों, क्या कहता है, ये कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। किस देश को साथियों, बताएं, उत्तर कीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका को। किसको दिया है, श्रीलंका को। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों, भारत सरकार ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। डिजिटल पहचान परियोजना की शुरुआत मार्च 2022 में ही हो गई थी, जिसमें लंका और भारत के, लंका मतलब श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। क्या, डिजिटल पहचान परियोजना। तो साथियों, यह है मैप पर आपका, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यह है मैप पर आपका श्रीलंका। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप पर ग्लोब में, तो यहाँ पर आपका ये है श्रीलंका, ठीक है। और यदि, और ये क्या है दोस्तों, श्रीलंका का जो झंडा तिरंगा, जैसे हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या है, तिरंगा है, तो उसी प्रकार से ये क्या है, श्रीलंका का ध्वज है। बात करते हैं थोड़ा बहुत श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है साथियों, कोलंबो है। श्रीलंका की भाषा क्या है, सिंहली और तमिल है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है साथियों, श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। जी हाँ, और यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य का नाम बदलने के लिए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। यानी कौन सा राज्य है जो अपना ही नाम चेंज करना चाह रहा है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या वह केरल है, या क्या वह तेलंगाना है, या क्या वह उड़ीसा है, या क्या वह उत्तर प्रदेश है। इसका उत्तर आपको करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मैं इसका उत्तर आपके समक्ष रखता हूँ, ठीक है। और अंत में जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से आग्रह है कि आप सभी लोग करेंट अफेयर्स टुडे को, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना सुबह 5 बजे जुड़ना न भूला करें, ठीक है साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप लोग अपना जो विचार है, जो भी आप लोगों का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या है इस वीडियो के बारे में आपका विचार,
कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए और साथियों यदि पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।